हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई हूँ बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और आपको पता है कि हम लगातार एक चैप्टर बहुत प्यारा सा पढ़ रहे हैं, जिसमें आज बारी है जिसका टॉपिक बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रास्टिंग टाइप, कि फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। कि किस तरीके से इंडिया एक पैराडाइज से हेल बन गया। पैराडाइज का मतलब एक स्वर्ग हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल इसका मतलब लिखा है कि वो एक हैप्पी प्लेस था, और जो एक हेल यानी कि एक एक ऐसे स्थान पर बदल गया, एक ऐसे प्लेस में बदल गया जहाँ बहुत सारे दुख थे। जिसमें से दो चीज़ों की बात की है यहाँ पर। एक तो डिवेस्टेटिंग फेमाइंस की बात की है, और वेल्थ की बात की है जो इंडिया से ले जाया गया उस दौरान। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे डिवेस्टेटिंग फेमाइंस की। उसकी बात नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। डिवेस्टेटिंग फेमाइन, जो फेमाइन यानी कि अकाल पड़ा है ना, जो लोगों को खाने को नहीं मिला, वो सिचुएशन जो देखने को मिली, उन सब बारे में हम बात करेंगे। तो फ्यू ईयर्स आफ्टर विक्ट्री एट प्लासी, प्लासी में कुछ सालों के बाद जब जीत हो गई ब्रिटिशर्स की, द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सम ऑफ इंडियाज रिचेस्ट रीजन। इंडिया के कुछ बहुत ही रिचेस्ट जो रीजन थे, यानी कि जहाँ जो बहुत अच्छे रीजन थे, वहाँ से उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पावर था वो गेन कर लिया, जिसमें बंगाल आया, बिहार आया, उड़ीसा आया, ठीक। क्लाइव डिस्क्राइब बंगाल इन पर्टिकुलर एज द पैराडाइज ऑफ अर्थ। और क्लाइव ने तो अपने अकॉर्डिंग अर्थ मतलब अर्थ पर जो पैराडाइज है, स्वर्ग है ना, उसको बंगाल बंगाल को बोला, धरती पर जो स्वर्ग है। कंपनीज एजेंट एक्सट्रैक्ट मिनिमम रेवेन्यू मैक्सिमम रेवेन्यू वाइल इन्वेस्टिंग मिनिमल इन गवर्नेंस और डेवलपमेंट। अब जो कंपनी के एजेंट थे वो करते क्या थे, वो जो रेवेन्यू जनरेट करते थे वो मैक्सिमम होता था, मतलब अधिक से अधिक टैक्स लेते थे। बट इन्वेस्ट करने की जब बारी आती थी गवर्नेंस पर या डेवलपमेंट पर, तो बहुत ही कम करते थे, विद डिवेस्टेटिंग कंसिक्वेंसेज फॉर द पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा एक दुखदाई सी चीज़ बन गई। किसके लिए? पॉपुलेशन यानी जनता के लिए, जनसंख्या के लिए। 1772 में समय आया, कमिंग ऑन टॉप ऑफ द 2 ईयर ऑफ क्रॉप फेल्यूर, जबकि ऐसा समय आया जब क्रॉप फेल्यूर हुआ, यानी कि क्रॉप्स खराब हो गई। द हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट इम्पोज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। और बंगाल में इस रीज़न के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत भारी मात्रा में टैक्स लिया, रिक्वायरिंग फार्मर टू पे अ हाई रेट ऑफ कैश टैक्सेस ऑन द प्रोड्यूस ऑफ देयर लैंड। यहाँ पर उसने कहा कि फार्मर को बहुत हाई रेट पर उन्हें टैक्स देना होगा, जो भी उनका प्रोड्यूस है उनकी लैंड पर, रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट कंडीशन, बावजूद इसके कि जो हार्वेस्ट कंडीशन है बहुत ख़राब है। कॉज द कैटेस्ट्रॉफिक फेमाइन विच किल्ड नियरली 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन और एन एस्टिमेटेड 10 मिलियन पीपल। जिसने कम से कम मतलब 10 मिलियन तक के लोगों की जान गई इसमें। 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन कह सकते हैं, पॉपुलेशन का 1/3 मारा गया, ठीक है। फैक्ट, द कंपनी मेंटेन हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट। इनफैक्ट यानी कि ये जो टैक्स कलेक्शन था उसको उसने बनाए रखा, इवन इंक्रीजिंग द लैंड टैक्स ड्यूरिंग द फेमाइन, यहाँ तक कि उस फेमाइन के दौरान लैंड टैक्स को भी बढ़ाया गया। सच क्रूएल्टी वॉज denounced later not only by Indian personalities but by some British officials and public intellectuals। कहा कि ये जो क्रियल्टी, ये जो निर्दयता थी, वो इंडियंस के लिए तो ख़राब थी ही, तो इंडियंस जो थे, इंडियन पर्सनालिटीज़ थी जो, उन्होंने तो लिखा ही। बावजूद इसके इसके साथ साथ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स कुछ थे, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा। जैसे विलियम, अगर मैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की बात करूं, विलियम जगबाई की बात कर सकता हूं, ठीक है, जिसकी जिसकी कीवर्ड आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी है। सेंचुरी लेटर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ऑफिशियली रोट, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने भी अपने इस चीज़ों को लिखा कि वाइल द कंट्री एवरी ईयर बिकम अ टोटल वेस्ट, द इंग्लिश गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली डिमांडेड एंड इंक्रीज लैंड टैक्स। कहा कि जब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कंट्री है वो वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, मतलब कि बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक, उसके बाद भी इंग्लिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिमांड को बढ़ाती जा रही है। ऑल थ्रो द स्टिफलिंग समर ऑफ 1770, ये जो भी चीज़ें हुई 1770 में, पीपल वेंट टू ऑन डाइंग, जो लोग मरने लग गए, है ना। द हस्बैंडमैन यानी कि फार्मर सोल्ड देयर कैटल, अपने कैटल्स बेच दिए। दे सोल्ड देयर इम्प्लीमेंटेड ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, दे डिवोर्ड देयर सीड ग्रेन, ये सब चीज़ें उनको बेचनी पड़ी। दे सोल्ड सन देयर सन एंड डॉटर, बच्चे बेच दिए। टिल एट लेंथ नो बायर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी फाउंड, ठीक। दे एट द लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ों की पत्तियाँ खाई, घास खाई। डे एंड नाइट अ टोरेंट ऑफ फेमनाइज्ड एंड डिजीज स्ट्रिकन रिचेस poured into the great cities, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। Such strategic farmers were going to recur throughout at British rule in India during the Great Famine is 1876 से 78 के टाइम पे जो भी हुई, 8 मिलियन इंडियंस पेरिस्ड, मतलब मारे गए।
मोस्टली इन द दक्कन प्लेट्यू, उसमें सबसे ज़्यादा लोग दक्कन प्लेट्यू से थे। डिसरिगार्डिंग द severity of the crisis, some Indian traders would hold on to their stocks in the people of in the hope of price rise, sorry। इस समय पर जब चीज़ें इतनी ख़राब थी, इसके बाद भी कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जो लगातार जो स्टॉक था, जो सामान था, उसको बना बना रहे, मतलब उसको उसको स्टोर कर रहे थे कि जब ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जब स्टोर कर लेंगे ना तो एक टाइम पर प्राइस हाइक होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। कॉजिंग एन आर्टिफिशियल स्कारसिटी, और जो जिस चीज़ ने ना एक एक चीज़ की वैल्यू तो ऑलरेडी, देखो क्रॉप फेलियर हुआ, वो तो कमी आई है, एक वो हम आर्टिफिशियल नहीं कह सकते, उसे हम नेचुरल कह सकते हैं। लेकिन जो इन लोगों ने किया कि सामान, बाज़ार से सामान उठाकर अपने अपने घरों में रख लिया कि जब जब एकदम माल कम हो जाएगा क्या नाम है बाज़ार में, तो हम इसको बेचेंगे और उसको हाई प्राइस मिलेंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने आर्टिफिशियल स्कारसिटी को क्रिएट किया। एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने क्या करा, उसने कंटिन्यू रखा टू एक्सपोर्ट ग्रेन टू ब्रिटेन, ठीक है। वो ब्रिटेन में सीधे सामानों को भेजता रहा। अबाउट 1 मिलियन टन, लगभग राइस का 1 टन अलोन पर ईयर, हर साल ड्यूरिंग द 3 years ऑफ फेमाइन। यहाँ तक कि ये 3 साल जो फेमाइन के थे उस दौरान भी उसने सामान को भेजता रहा। यहाँ पर जो लोग मारे गए उनको कुछ नहीं मिला। ये जो आप पिक्चर देख सकते हो, इधर आप दिख रही है आपको पिक्चर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट चल रहा है, इतना भारी मात्रा में अनाज है, लेकिन लोगों को खाने को नहीं दिया गया। अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर मेंशन अबव, द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ फ्री मार्केट, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी फ्री मार्केट की, विच लेफ्ट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ फ्री टू फ्लक्चुएट, यानी फ्री मार्केट का मतलब है कोई कितने भी प्राइस ले सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट द सवरेंटी सिवियरिटी ऑफ द फेमाइन, इस फेमाइन को और ज़्यादा कह सकते हैं, उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा कर दिया इस चीज़ ने, और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक। 10 लॉर्ड लिटन, इस प्रकार से जो लॉर्ड लिटन था, जो वायसराय था इंडिया का, ड्यूरिंग द 76 और 78 के टाइम जो फेमाइन थी, उस दौरान जो वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन, इशूड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर उसने जारी किया, दैट देयर इज़ टू बी नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ फूड। कहा कि कोई इंटरफेरेंस किसी भी प्रकार का फेस नहीं किया जाएगा जो भी गवर्नमेंट के हिस्से में रहेगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ फूड, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय 76 में क्या होता है, एट द हाइट ऑफ द ग्रेट फेमाइन, जब फेमाइन बहुत चरम पर थी, लिटन ऑर्गेनाइज एन एक्स्ट्रा वैगन दरबार, एक एक्स्ट्रा वैगन दरबार ओपन किया दिल्ली में, विच इन्वॉल्व अ वीक लॉन्ग फीस्ट फॉर 68,000 ऑफिशियल सेट्रैप्स एंड महाराजाज, जिसमें इन सब लोगों को बुलाया, भोजन कराया गया। फीस्ट का मतलब भोजन, 68,000 ऑफिशियल्स को, स्ट्रैप्स को, सत्रैप्स को और ये महाराजास को, इन सबको ना भोजन कराया गया, ठीक है। ये वो समय था। अब सोच रहे हो लोगों के पास खाने को नहीं है और ये बड़ी बड़ी दावतें कर रहे हैं। प्रिसाइज नंबर ऑफ सीवर फेमाइंस ड्यूरिंग द एंटायर ब्रिटिश रूल वेरी फ्रॉम अ डजन टू ओवर 20, मतलब जो नंबर था ना इसका, वो धीरे धीरे ब्रिटिश में दे रूल वेरी, मतलब बढ़ता रहा, मतलब वेरी कह सकते हैं, परिवर्तित होता रहा, फ्रॉम अ डजन टू ओवर 20 अकॉर्डिंग टू सेवरल फेमाइन कमीशन एंड अदर रिपोर्ट। दूसरी जो फेमाइन कमीशंस बने, आयोग बने, और दूसरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इट हैज़ बीन एस्टिमेट दैट टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन विक्टिम्स, जो भी ह्यूमन विक्टिम्स उन्होंने टोटल किए, एनीवेयर बिटवीन 50 to 100 मिलियन, 50 से 100 मिलियन लोग लगभग थे। नियर द नंबर ऑफ डेथ कॉज बाय वर्ल्ड वॉर 2, कह सकते हैं कि ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर, मतलब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए लोगों के द्वारा मारे गए लोगों से, तो ये उसके बराबर कहीं ना कहीं कहानी होगी। वो तो जंग में मारे गए, यहाँ तो लोगों को खाना नहीं मिला इसलिए मारे गए। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिड ओपन फेमाइन रिलीफ कैंप, कहीं ना कहीं अब जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, कुछ रिलीफ कैंप लगाए कि सिटीज़ में, बट फॉर टू फ्यू एंड विद इनएडिकेट सप्लाईज, लगाई तो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तो बहुत छोटे छोटे, विद इनएडिक्वेट सप्लाई, जहाँ पर सप्लाईज भी पूरी तरह से नहीं, बहुत कम थी, है ना। सम ऑफिशियल्स आर्ग्यूड, कुछ ऑफिशियल्स बोलते हैं दैट फेमाइन रिलीफ शुड बी डिलिबरेटली केप्ट वेरी लो, बहुत लो थी। द फेमाइन कमीशन 1878 to 80, 78 से 80 के बीच का जो कमीशन था, एग्जाम्पल उसने कहा, द डॉक्ट्रिन दैट इन टाइम ऑफ फेमाइन द पुअर आर एंटाइटल्ड टू डिमांड रिलीफ would probably lead to the doctrine that they are entitled to such relief at all time। ये बात उसने स्टेट की, कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वी शुड नोट दैट, हमें ये समझना चाहिए दैट फेमाइंस इन इंडिया हैड अकर्ड
थ्रू आउट हिस्ट्री जो फेमाइंस है इंडिया में जो हुई हैड अकर्ड थ्रू आउट हिस्ट्री, जो भी देखी गई पूरे इतिहास में, कॉज्ड बाय ड्रॉट, जो कहीं सूखे की वजह से थी, कहीं फ्लड की वजह से, कहीं मिलिट्री कैंपेन की वजह से थी, एंड अदर फैक्टर कुछ दूसरी चीज़ों की थी, बट नेवर ऑन सच अ स्केल, इस तरह की चीज़ें कभी देखी नहीं गई ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। इस कॉलोनियल एरा के समय पर इंडिया, स्पेशली रूरल इंडिया, और उसमें से भी अगर हम बात करें स्पेशली स्पेसिफिक रूप से, तो वो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वो रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेंक इनटू डीप पॉवर्टी एंड नेवर रिकवर्ड, और एक ऐसी गरीबी में फंस गया जहां से वो कभी नहीं निकल पाया। ठीक है, तो ये फेमाइंस के बारे में डिस्कस हमने आज किया है। आगे का जो टॉपिक है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट सेक्शन लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।